अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कल यानी 11 नवंबर को हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला रखा था, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात समेत मुतादिद बिल पास कराए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा था, मगर आज ही वज़ीर आज़म ने जो ज़ोहराना दिया, उस ज़ोहराने के फ़ौरन बाद कल होने वाले मुश्तरका इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इस हवाले से वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पार्लियामान के मुश्तरका इजलास को इस मकसद के लिए मौखर किया जा रहा है कि हमें उम्मीद है कि अपोजिशन इन अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी और हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक मुश्तरका लाहे अमल इख्तियार कर पाएंगे। ताहम ऐसा ना होने की सूरत में हम इस्लाहात से पीछे नहीं हट सकते। वज़ीर आज़म इमरान खान ने PTI और इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट से लंच पर मुलाकात की। अपने खिताब में उन्होंने कहा कि हम अपोजिशन को बार बार पूछते रहे हैं कि आप शोर मचा रहे हैं कि धांधली हुई है, तो आप कोई तजवीज़ दें, तजवीज़ बताएं। अपोजिशन को 1.5 साल से EVM की तजावीज़ के लिए हम कह रहे हैं, मगर कोई जवाब नहीं आया। जबकि इलेक्शन कमीशन भी अपोजिशन जमातों की बनाई हुई है। इलेक्शन कमीशन का क्या काम था जो EVM पर प्रोपेगेंडा करना शुरू हो गई है? वज़ीर आज़म ने इस हवाले से क्या कहा, जरा सुनिए। शोर तो आपने मचाया हुआ, 2018 की इलेक्शन धांधली हुई है, इलेक्शन कमिश्नर आपका, स्टाफ सारा आपका, तो बताएं तजवीज क्या है? 1.5 साल से इन्होंने कभी भी ना गवर्नमेंट की मदद की, ना कोशिश की, ना इन्होंने कोई बताया अपनी कोई तजवीज क्या होगी। अब मैं सवाल पूछता हूं कि तजवीज आपने देनी नहीं है। सारी इलेक्शन 50 साल से कंट्रोवर्शियल है। एक गवर्नमेंट वो लेके आ रही है EVM मशीन्स, इसमें हमें क्या फायदा है? इलेक्शन कमीशन का क्या काम था? वो इसके खिलाफ शुरू हो गया प्रोपेगेंडा करना। दूसरी तरफ ज़राए ये बताते हैं कि हुकूमत की इत्तेहादी जमातों ने भी इंतखाबी इस्लाहात के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जिसकी वजह से हुकूमत ने मुश्तरका इजलास मौखर करने का फैसला किया है। क्योंकि एक तरफ इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें एक मरतबा फिर हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद हो गई हैं। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत की तरफ से पेश किए जाने वाले एक बिल की अपोजिशन ने मुखालिफत करके इसे मुस्तरद करवा दिया, जिसे अपोजिशन की तरफ से पेश किया जाने वाला बिल अक्सरियती वोटों के साथ पास हो गया। अब इस बात से बज़ाहिर तो यही तासुर मिल रहा है कि आने वाला वक्त हुकूमत के लिए टफ भी हो सकता है, क्योंकि EVM को लेकर हुकूमत के इत्तेहादी भी अपोजिशन जमातों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इसी मौजू पर मुझे बात करनी है। नाज़रीन, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब आपका। शिबली फराज साहब, क्या ये बात दुरुस्त है कि इत्तेहादियों की रिजर्वेशंस की वजह से इंतखाबी इस्लाहात को लेकर, स्पेशली EVM को लेकर, उनके बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनका गिला शिकवा ये था कि उनको एतमाद में नहीं लिया गया इत्तेहादी होने के बावजूद, और आज के ज़ोहराने में उन्होंने शिकवे गिले शिकायतें की और आप लोगों को ये इजलास कल का मुलतवी करना पड़ा? इज़ इट ट्रू? नहीं, देखें शाजिया, बात यह है कि जब इस किस्म की सिचुएशन में जहाँ पे कि कुछ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ आरा देते हैं, जिसमें कि ये तय किया गया कि अगर एक चीज़ अपोजिशन के साथ, मुझे तो ये खबरें भी मिली थी कि अपोजिशन ने शायद ये रब्ता किया था, मैं ऑफिशियली तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मैंने सुना था ये। तो उस अपोजिशन ने किससे रब्ता किया था? कि अपोजिशन ने स्पीकर से या हमारी उनसे, हमारी पार्टी से रब्ता किया था कि इसको अगर बातचीत के जरिए हल कर लिया जाए तो बेहतर होगा। बहरहाल अगर ऐसा नहीं भी हुआ, जिसका कि मैं, जाहिर है कि मैं एक अनकन्फर्म बात नहीं करूंगा, तो अगर ऐसा ये पोस्टपोन हुआ भी है तो इसकी वजह से बेहतर है, ये एक बेहतरी है। मेरा ख्याल है कि एक टाइम मिल जाए जिसमें कि अगर जिनके भी पोस्टपोन इत्तेहादियों के रिजर्वेशंस की वजह से हुआ या ऑपोजिशन के राब्ते करने के हुआ, जो आप बात कर रही हैं कि उनसे अगर बातचीत हो जाए, बातचीत के जरिए मामला हल हो जाए तो बेहतर है, या वाकई इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से आप लोगों को करना पड़ा और ये शायद आप लोगों को लग रहा था कि नाराजगी की वजह से कल को इजलास में कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े और वो वोट ही ना दें? नहीं, ऐसी तो बात नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि अगर कुछ जो कल भी हमने दी थी इत्तेहादियों को, प्रेजेंटेशन दी थी EVM की, दोनों जो दो मशीनें थी, जो कि एक तो जो हमने बनाई है और दूसरी जो है तो एक इम्पोर्टेड मशीन थी, तो उनमें उनके जो ज़ाहिर के सवालात थे, उनके सवालात के बिल्कुल जवाब दिए। तो उन्होंने जो है तो कोई ये नहीं कहा कि हम इसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पार्टी जिस तरह है, अब MKM हो गई तो उनका उधर अपनी पार्टी हेड ऑफिस वहाँ पे है, वो उधर उन्होंने मशवरे करने हैं। इसी तरह जो हमारे बाकी जो अलाइज हैं Q वाले, वो उन्होंने लाहौर में, बल्कि
वो। लेकिन ये मशवरे ऑन टाइम क्यों याद आए, जब पता है कि कल मुश्तरका इजलास है? ये आज के दोहराने से पहले भी कैबिनेट के सेशन में कहा जा सकता था, जब अनाउंस हुआ कि 11 नवंबर को जॉइंट सेशन बुलाया जा रहा है, उससे पहले भी डिस्कशन हो सकती थी इत्तेहादियों की आप लोगों से, तो ऑन टाइम क्यों याद आया? जो नहीं देखें, वो ऑन टाइम तो यही होता है ना, बिकॉज वो तो क्रूशियल मोमेंट होता है। जब तक एक चीज नहीं होती है तो उसके बारे में आदमी शायद ना वो नहीं होता, लेकिन जब वो होने वाला हो तो। लेकिन पता है क्या, मैं शाजिया मैं ही समझता हूँ कि चाहे वो हमारे इत्तेहादी हों, जाहिर है उन्होंने हमें हर जगह सपोर्ट किया है और हम यही उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वो हमें इसमें भी सपोर्ट करेंगे। लेकिन अगर एक चीज में अगर टाइम मिल जाए और अगर राब्ते सियासी हो जाएं, जितने ज्यादा लोगों को कन्विंस किया जा सके, क्योंकि देखें हम तो ये कोई हमारी पार्टी के लिए ये नहीं है, ये पूरे मुल्क में जो हम उस बहस को खत्म करना चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, कि इस मुल्क में हमेशा इंतखाबात बड़े हमेशा मुतनाज़ा रहे हैं, तो इस तनाज़े को क्यों ना खत्म करें। ये बेहतर नहीं है कि हर हुकूमत, जो भी हुकूमतें गुजरी हैं पिछले कितने सालों में, खास तौर पर पिछली हुकूमत या पीपल्स पार्टी के दौरान जिसमें इलेक्ट हुई, उसमें नून ने ऑब्जेक्ट किया, जब नून हुई हम लोगों ने ऑब्जेक्ट किया, अब हम हुए, नून ऑब्जेक्ट कर रही है, तो क्यों ना हम एक ऐसा तरीका बनाए। क्योंकि पता क्या शाजिया, असल चीज क्या है कि सारी बहस में कि जी ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, असल चीज जो है ना वो पीछे रह जाती है, और वो है कि आया हम इस मुल्क में इंतखाबात एक बड़े शफाफ तरीके से करना चाहते। अच्छा, उसमें अगर कोई खदशात हैं मशीनों की, आपने देखा हमने अपोजिशन को एंगेज करने की बहुत कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर ने इवन फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जी इस मामले पे हम बिल्कुल बैठ सकते हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रेजेंटेशंस हम देते थे तो अपोजिशन उसके करीब भी नहीं आती थी। तो एक चीज की मुखालिफत बराए मुखालिफत वो जरा समझ में नहीं आती। तो आप अपोजिशन को कैसे आप लोग जो है ना वो राजी कर लेंगे? हम एक चांस दे रहे हैं, एक हफ्ता 10 दिन, जिसमें कौन राब्ता करेगा अपोजिशन से? नहीं, हम हमारी देखें ना, ये बात अच्छा है आपका सवाल। राब्ता कौन करेगा? राब्ता पार्टी करेगी। राब्ता पार्टी के मुख्तलिफ टीयर्स हैं, मुख्तलिफ लेवल हैं, क्योंकि हर चीज तो वो प्राइम मिनिस्टर तो नहीं करेंगे। हम उन्हीं के चाहे वो कैबिनेट हो या पार्टी के किसी ओहदे पे हो या ओहदे पे न भी हो, तो वो राब्ते कर सकते हैं और आपस में बेसिकली एक लास्ट तो अटेम्प्ट तो करनी चाहिए कि जी ये इलेक्शन हम इसको वंस एंड फॉर ऑल हम इस बहस को खत्म करना चाहते हैं। और अगर उनको इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई एतराजात हैं तो वो उसको हमें बताएं। एतराजात आप दूर कर सकते हैं बिकॉज यू आर मिनिस्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। जी, तो हम उसको दूर कर सकते हैं अगर जो भी उनकी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल बात ही नहीं करें और आप कहें कि जी ये चीज़ नामंजूर है। तो उससे उनको भी मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम सोचते तो हैं कि भाई ये मुखालिफत क्यों हो रही है, या तो वो बताएं कि जी इसमें ये वजूहात हैं और उसको फिर आप हल करें। कोई भी तनाज़ा ऐसा, और अगर ऑपोजिशन नहीं मानती है तो ये बात तय है कि ये होना ज्वाइंट सेशन के जरिए ही आप लोगों ने ये मंजूर करवाना है और कोई रास्ता नहीं? देखें ये तो जहाँ तक कि हमारा ताल्लुक है, हम तो जाहिर है कि एक पाकिस्तान में एक ऐसा मौका है जिसमें यही एक हुकूमत है जो कि ये काम कर सकती है। अब वो जाहिर है कि हम जो है तो चाहे ज्वाइंट सेशन पे करना होगा हम उसमें करेंगे, लेकिन ये है कि हम पूरे एग्जॉस्ट करना चाहते हैं उन अपॉर्चुनिटीज को जो कि अगर मुल्क की बेहतरी के लिए, डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए अगर ये आपस में उनके तहफ़्फ़ुज़ात या उनके जो भी सवालात हैं उनको ऑपोजिशन के तो तहफ़्फ़ुज़ात चले एक तरफ रख देते हैं, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं कर सके तो क्या करेंगे शिबली साहब? नहीं देखिए, तहफ़्फ़ुज़ात तो ज़ाहिर है दूर करेंगे, इसमें तो कोई मैं उनकी बिहार पे नहीं कर सकता हूँ कि जी वो बिल्कुल 100%। ज़ाहिर है कि वो भी अपनी एक सियासी पार्टीज हैं, हमारे इत्तेहादी जरूर हैं लेकिन उनकी अपनी सियासी पार्टीज हैं। उन्होंने अपनी जो भी वजूहात होंगी वो हमारे सामने लाएंगे और हम उनको एड्रेस करेंगे, क्योंकि ये कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं जिसमें हम अपने इत्तेहादियों को प्रायोरिटी देंगे। जाहिर है कि वो अपनी तसल्ली करें और जो भी सवालात हैं, जो भी जवाबात हैं वो हम बिल्कुल वो करेंगे, एंगेज करेंगे। और मैं उम्मीद यही करता हूँ कि ये इसलिए नहीं कि हमारी हुकूमत है, मैं ये कहता हूँ कि हम ये समझते हैं कि ये बड़ा ज़रूरी हो गया है कि जी इलेक्शंस को अब गैर मुतनाज़ा, और हमारे बड़े मसाइल हैं, हमारे मुल्क में बड़े मसाइल हैं, तो हम इन चीज़ों को तो पीछे रखें जिसमें कि हर हुकूमत इसी इशू से वो रहती है, नबुर्द आज़मा रहती है कि
इलेक्शन ठीक हुए, इलेक्शन में धांधली हो गई, ये हुआ वो हुआ। डस्का इलेक्शन की जो रिपोर्ट आई है उसका तो जाहिर है ईवीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। ईवीएम आ भी जाती है तो क्या इस बात की गारंटी है कि डस्का इलेक्शन के दौरान जो वाकयात हुए वो नहीं होंगे, क्योंकि धांधली ही, मुनज़्ज़म धांधली का जिक्र किया गया है जो डस्का इलेक्शन की रिपोर्ट आई है। देखिए मैं एक बात करूं शाजिया कि देखें, इलेक्शन करवाना वो हुकूमत का काम नहीं होता, वो होता है इलेक्शन कमीशन का। उसमें जो भी उन्होंने वो रिपोर्ट दी है, जो भी उसके उन्होंने जो वहाँ के कैंडिडेट थे उन्होंने कल अपने प्रोग्राम पे अपनी पूरी तफसीलात बताई कि क्या एक्चुअली हुआ और क्या नहीं हुआ। तो वो तो मकसद यही है कि देखिए ना, ये जो है तो मैनुअल हुआ ना, तो अगर ईवीएम अगर आ जाए तो ये सारे मसाइल, ये जो इस किस्म की जो चीजें हैं वो तो ये जो वो हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को नामालूम मकाम पर ले जाना, फिर उनके बयानात में मुतजाद बयानात सामने आना और फिर इजलासों में डायरेक्शंस देना जिनमें फिरदौस आशिक अवान साहिबा का जिक्र आया, इसका तो ईवीएम से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं देखिए जी, ये तो एक मौक़िफ़ है ना, एक मौक़िफ़ है जो कि दिया जा रहा है। लेकिन हम ये समझते हैं कि जो कैंडिडेट वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने कल मैंने इत्तेफाक से उनकी बातें सुनी, एक प्रोग्राम में वो थे, तो बड़ी उन्होंने आर्गुमेंट्स और बड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात की कि ये किसने किया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। और ऐसे तो था नहीं कि आपने जब दोबारा इलेक्शन हो भी गया तो हमारे कैंडिडेट को बहुत ही ज्यादा वोट मिले, और मतलब है कि वो ठीक है, इलेक्शन का वो डायमेंशन चेंज हो गया, रिजल्ट उसके चेंज हो गए, लेकिन फैक्ट तो ये है कि इसी किस्म के तनाज़ों से हटने के लिए हमें एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। अगर अपोजिशन के पास ये ईवीएम के बजाय कोई तरीका है, कोई और सोल्यूशन है तो वो बिल्कुल बताएं। लेकिन ये तो नहीं है कि बिल्कुल वो हमने मानना नहीं है और देखना भी नहीं है, ट्राई भी नहीं करना, और हमने वही पुराना तरीका करना है कि जो एतराज़ात उठाए जाएं तो वो वही है जो कि उससे ज्यादा उसका इस्तेमाल है अगर ये मैनुअल तरीके से। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। वफाकी वजीर बराए टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब आपका। अब्बासी साहब, हुकूमत ये तासुर दे रही है जो कल का मुश्तरका इजलास मुलतवी किया है कि हमें उम्मीद है कि अपोजिशन अब अहम इस्लाहात पर संजीदगी से गौर करेगी। मतलब ये तासुर ये दिया जा रहा है कि आप लोगों को एक मौका और दिया जा रहा है कि आप लोग बातचीत करें, जो आपकी रिजर्वेशंस हैं हुकूमत उसको दूर करने के लिए तैयार है ईवीएम को लेकर। जबकि आज मैं देख रही थी डिफरेंट प्रोग्राम्स में हुकूमत के जो इत्तेहादी एमक्यूएम और काफली के रहनुमा वो टेलीविजन पर आकर कह रहे थे कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हम अपनी पार्टी से मुशावरत करेंगे, उसके बाद हुकूमत को कोई जवाब देंगे। आपको क्या लगता है इसके पीछे असल वजह है क्या, क्यों मुलतवी करना पड़ा हुकूमत को? वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये तो बिल्कुल जो हुकूमत ने अभी मौक़िफ़ लिया कि हमने अपोजिशन के लिए किया, ये तो बिल्कुल ना इसमें कोई सच्चाई है और ना ये ऐसा मामला था। आज वज़ीर आज़म साहब ने जब अपने लोगों को बुलाया तो ना सिर्फ उनके इत्तेहादीज़ बल्कि उनके 21 से 22 अपने लोग भी इसमें शामिल नहीं हुए। तो अब उन्हें नजर आ रहा था कि हमें सख्त डिफीट होगी। कल आपने नेशनल असेंबली में उनकी हालत देख ली है। पहले इनके लिए कोई मैनेज हो जाया करता था और ये खुद कभी भी मैनेज नहीं कर सके। इधर उधर से फोने आती थी तो इनके लोग इकट्ठे हो जाते थे। अब मुझे लगता है कि वो मामला भी इनके बस का काम नहीं रहा, और आज जब इत्तेहादियों ने भी उनको कह दिया कि हम आपका साथ नहीं देंगे, वरना वज़ीर आज़म साहब ने उनकी स्पीच अगर आप सुने तो उन्होंने कहा कि बड़ी उन्होंने इलेक्शन कमीशन के तलक भी सख्त बातें की हैं, अपोजिशन के तलक भी सख्त बातें की हैं, और उन्होंने कहा कि ये लॉ बड़ा जरूरी है और हम इसे पास करवाने जा रहे हैं। लेकिन जब फिर गिनती की गई तो लोग पूरे नहीं थे। फिर कहा गया इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कि आप ये कह दें कि हमने अपोजिशन के साथ बाना करना है। मसला क्या है हुकूमत का? मसला है कि गुरूर है, तकब्बर है, बात करना समझते नहीं है, वो किसी के साथ बैठना नहीं चाहते। आप अंदाजा लगाएं कि आईने पाकिस्तान ने इलेक्शन का इनकाद कराने के लिए जिस अदारे को अख्तियार दिया है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो एक आईनी अदारा है और उसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने। ये पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ कि हुकूमत जो चीज करने जा रही है इलेक्शन कमीशन उसकी मुखालफत कर रहा है। वो कहता है कि ये ठीक नहीं है, हम इसको कर नहीं सकते, अगर आप ये लाएं तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो ही नहीं सकते।
लेकिन जिस अदारे अभी शरीफ फराज साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन ने कोई राब्ता किया है हुकूमत से इस हवाले से? कोई राब्ता नहीं है जी, बिल्कुल इनके साथ तो कोई राब्ते की गुंजाइश ही अब बाकी नहीं बची है। अच्छा, एक तरीका हमने पहले इनके साथ जरूर कहा था कि अगर आप सिंसियर हैं, वो टाइम इन्होंने गुजार दिया, आप मेहरबानी करके इस लॉ को बुलडोज ना करें, आप पार्लियामान के अंदर इसके दोनों हाउसेस की कमेटी बनाएं, उसकी कमेटी के सामने सारी चीजें लेके आए, सारे स्टेक होल्डर को भी बुलाएं, सुने और उस पर फिर फैसला करेंगे लेजिस्लेशन क्या करनी चाहिए। इन्होंने अकेले बैठ के लॉ पास किया, हुकूमत ने लॉ पास किया, इलेक्शन कमीशन को भी इन्होंने अपने साथ नहीं बिठाया, ना उनका इत्मीनाद किया है, ना किसी और सियासी जमात को इन्होंने इत्मीनाद में लिया है। ये बिल्कुल, और मैं ये भी आपको बता दूं कि इस लॉ में ये सिंसियर नहीं है, ये जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये अटैक कर रहे हैं, इनके खास मकासद हैं, क्योंकि इनको नजर आ रहा है कि फॉरेन फंडिंग केस जो है इनके खिलाफ आएगा। ये एक माहौल पाकिस्तान में ऐसा क्रिएट कर रहे हैं कि आप इस इलेक्शन कमीशन को इतना डिस्प्यूटेड बना दें, इनको इतना कंट्रोवर्शियल कर दें कि कल अगर वो हमारे खिलाफ कोई फैसला आए तो हम कहेंगे कि नहीं जी वो तो इसलिए कि वो पहले से बाइस्ड बैठे हुए, ये चीजें उसके लिए लेके जा रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से आप लोगों से कोई राब्ता होता है इंतखाबी इस्लाहात के बिल को लेकर, तो आप लोग बातचीत करेंगे? जो भी आप लोगों की रिजर्वेशन है ईवीएम को लेकर, अगर हुकूमत कहती है आए बैठे हम दूर करते हैं, आप लोग हमें सजेशन दे, तजावीज़ दे रहे हैं, हम इस पर गौर करेंगे, तो आप लोग करेंगे, हुकूमत के साथ बैठेंगे आप लोग? शाजिया साहिबा, कौन नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बड़े क्वेश्चन उठते हैं। ये पाकिस्तान के बका के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान के आइंदा इलेक्शन की वही हालत ना हो जो पिछले इलेक्शन थे, जिसमें आरटीएस का निजाम लाया गया था और अभी तक ये डिस्प्यूट चला रहा है। तो ये तो बिल्कुल जरूरी है कि रिफॉर्म जरूर आनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को स्ट्रेंथन बनाना चाहिए, लेकिन उसके लिए पहला टेस्ट केस आ गया डिस्का रिपोर्ट। अगर ये रिपोर्ट हुकूमत पूरी तरह इंप्लीमेंट कर दे, अगर इस पर पूरी तरह बैठकर उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए, फिर हम समझेंगे कि इनकी नीयत ठीक है और ये वाकई रिफॉर्म लाना चाहते हैं। और रिफॉर्म्स लाने का तरीका होता है कि जब पिछला इलेक्शन लॉ हमने बनाया था 2017 को जो मंजूर किया था, उसकी 123 मीटिंग्स हुई थी, तमाम सियासी जमातों की पार्लियामान की कमेटी बनाई गई थी, उन्होंने एक एक चीज उसमें देखी थी, फिर कंसेंसस पैदा हुआ था। अगर ये सिंसियर हैं, ये लॉ जो इन्होंने क्या है ये विड्रॉ कर लें, ये वापस दे लें। कल भी हुकूमत को 2 बिलों पर जो डिफीट हुआ है, आपको लगता है वो भी एक वजह थी कि हुकूमत आज ये सोचने पर मजबूर हुई कि कल को भी ऐसी जो है ना वो शर्मिंदगी ना देखनी पड़े? मैं अभी आपको कह रहा हूं कि इनके बस का काम, कभी भी बिल नहीं पास होते थे, बिल इनको को और पास करवा के दे देता था, कहीं से फोने आती थी, लोग इकट्ठे हो जाते थे। इनका टेस्ट पहली दफा कल आया है जिसमें ये नाकाम हो गए। आज इन्होंने सेशन बुलाया हुआ था, जॉइंट सेशन, सारी तैयारी करने के बावजूद इनके अपने 22 लोग नहीं आए, इत्तेहादी इनके साथ आज नहीं है। आज तो ये क्वेश्चन भी उठता है कि क्या प्राइम मिनिस्टर साहब के पास अब अददी तादाद है ही यही है कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस उनका रह भी गया कि नहीं रह गया। यानी कल जब नेशनल असेंबली में उनको डिफीट हुई है तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन कल से था कि क्या नेशनल असेंबली में तो आपको क्या लगता है इत्तेहादी इस मामले पर हुकूमत का साथ नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है, न सिर्फ इत्तेहादी, फिर तो आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो गया है। जो पीपल्स पार्टी हमेशा कहती रही है कि पंजाब में आप अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए और आप लोग कहते रहे भाई नंबर पूरे करके दिखाएं, अगर इत्तेहादी इधर नहीं उनके साथ रहेंगे तो इत्तेहादी तो बड़ी आसानी से साथ दे सकते हैं आप लोगों का पंजाब में। देखिए, अब ये माहौल बन गया है, ये माहौल उसको होना चाहिए था, ये थोड़ा सा वक्त लगा है, ये माहौल अब एक पाकिस्तान बन गया है क्योंकि इनकी अपनी गलतियों की वजह से, जो इन्होंने महंगाई की है, जो ये कीमतें बढ़ा रहे हैं, जो गवर्नेंस के इनके इशू हैं, जो पाकिस्तान की इकानमी जिस तरफ ये लेके गए हैं, जिस तरह पार्लियामान को इन्होंने बेतौकीर कर दिया, अब सारी कुव्वतें उठ के इस बात पे सोचने पे मजबूर हो रही है। वो कुव्वतें जो इनके पीछे खड़ी थी वो भी सोच रहे हैं कि ये इस सारे माहौल के बाद अब आप लोग पंजाब में तहरीक अदम एतमाद लाने का सोच सकते हैं? नहीं, ये कोई भी ऑप्शन की जा सकती है। अभी अपोजिशन रखी हुई है, पीपल्स पार्टी भी दोबारा आई है, एनपी भी आई है, लीडर अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब सबके साथ राब्ते में। लेकिन कल जो रवैया कायरा साहब ने अपनाया उस रवैये के साथ चला जा सकता है? सारी आपने क्या पूछा? कल जो कायरा साहब ने रवैया अपनाया बड़ा एग्रेसिव रवैया था, बैकडोर राब्तों की बात की और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब अपना नजरिया तो पहले इंप्लीमेंट करवा लें, तो क्या इस रवैये के साथ आप लोग एक बार फिर से चल सकते हैं साथ? देखो, कायरा साहब की एक अपनी, हर आदमी की अपनी एक राय है, उनकी अपनी एक राय है, लेकिन जब उन्होंने ये बात दी थी तो उनकी सारी पार्टी की बड़ी लीडरशिप उस वक्त शहबाज शरीफ साहब के चैम्बर में बैठी हुई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर गिलानी साहब, शेरी रहमान साहब, बाकी तमाम लीडरशिप वो बैठी हुई थी। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब को कि जो फैसला आप करेंगे हम आपके साथ खड़े। तो मेरा ख्याल है हमें बिलावल भुट्टो साहब की बात ज्यादा मानते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ। ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। एक तरफ तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात और माफ़ी देने की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वाले 144 बच्चों के लवाहिकीन जिम्मेदारों को सजाएं दिलाने के लिए जद्दोजहद में लगे हैं। ऐसे में सवाल पैदा हुआ है कि हुकूमत किन मुतासरीन की बात कर रही है जिन्हें एतमाद में लेकर TTP के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। वज़ीर इत्तलात ने जब मुज़ाकरात की तस्दीक की तो किन अल्फाज में मुतासरीन की बात की, ज़रा सुनिए। जो मुज़ाकरात तहरीके तालिबान पाकिस्तान से हो रहे हैं वो पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत होंगे। इन मुज़ाकरात में जो इन इलाक़ों के अफराद हैं उनको भी एतमाद में लिया जा रहा है। अब मुतासरीन की बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक चली गई है, जिसके 3 रुकनी बेंच ने अचानक आज प्राइम मिनिस्टर को अदालत तलब करके पूछा कि APS वाक़े में सिक्योरिटी लैब्स पर क्या कार्रवाई हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान जो सारी मसरूफियात छोड़कर भागम भाग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, उन्होंने अदालत के रूबरू जवाब दिया कि मुल्क में कोई मुक़द्दस गाय नहीं है, मैं कानून की हुक्मरानी पर यकीन रखता हूं, आप हुक्म करें हम कार्रवाई करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने वज़ीर आज़म से कहा कि वालिदैन को मुतमईन करना ज़रूरी है, वालिदैन चाहते हैं कि उस वक्त के हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वालिदैन कहते हैं कि हमें हुकूमत से इमदाद नहीं चाहिए। वालिदैन पूछते हैं कि जब ये सानहा हुआ पूरा सिक्योरिटी सिस्टम कहाँ था, जबकि हमारे वाज़े हुक्म के बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने जवाब दिया कि सानहे के बाद नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीती गई। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़े तौर पर कहा कि हुकूमत सानहे आर्मी पब्लिक स्कूल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इक़दाम करे, जिस पर वज़ीर आज़म ने सुप्रीम कोर्ट को इंसाफ के तकाज़े पूरे करने की यकीन दहानी करवाई। नाजरीन, 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में APS पर जो दहशतगर्दी का हमला हुआ, इसे कौम भूल पाई है ना ही भूल पाएगी। 5 अक्टूबर 2018 को उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने अज़ खुद नोटिस लिया इस वाक़े का और इस वाक़े की तहकीकात के लिए पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान की निगरानी में एक जुडिशल कमीशन मुकर्रर किया था। इस कमीशन ने 3000 सफ़ात पर मबनी एक तहकीकाती रिपोर्ट 2020 में सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी और इस रिपोर्ट में बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए गए थे। रिपोर्ट में ये मुशाहिदा किया गया था कि अगर सिक्योरिटी इदारे क्विक रिस्पॉन्स देते तो इतने बड़े नुकसान से बचा जा सकता था। ऐसी सूरत में हुकूमत का इन दहशतगर्दों से मुज़ाकरात करना या मुतासरीन के बगैर माफ़ी वाली ऑप्शन, ये ज़रा मतनाज़ अमल बन रहा है। इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज़कियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आज APS हमला केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को तलब किया और तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट पर अमल दरामद और कहा कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए। 4 हफ्तों का वक्त दिया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, आप हुक्म करें हम कार्रवाई करेंगे। अब जनरल साहब, रिपोर्ट में तो जिम्मेदारों का तयन भी हो गया है, सिक्योरिटी लैब्स, कौन कौन जिम्मेदार था, क्या वजूहात थी, तो क्या अदालत ने हुक्म करना है, अदालत ने तयन करना है जिम्मेदारान का, और प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे? देखिए, जो आज अदालती कार्रवाई है, थोड़ा बहुत मैंने भी इसको तफसील में पढ़ा है, तो मैं खुद भी जैसे कंफ्यूज था कि एट द एंड ऑफ द डे फैसला क्या हुआ है हमारी मज़हर अदालत की तरफ से। उन्होंने तो यही जो लास्ट जो पास हुआ है कि भाई आप जाइए और जो लवाहिकीन है सानहे के उनके साथ बैठिए और देखिए हालात को कैसे बेहतर कर सकते हैं। पहले ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा जज्बाती मामला है ये, उन पेरेंट्स के लिए भी, पूरी कौम के लिए भी। और तीसरा प्योरली ये है कि जो फ्रॉम द प्योरली जो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कि उस वक्त से क्या हुआ था, क्यों हुआ था, और ये जो जिम्मेदारान थे कहाँ तक उसके थे। उसमें एक चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि जो भी उस वक्त दहशतगर्द थे, सिवाय के जिसने रिट की हुई है, बाकी सबको कैफे किरदार तक पहुंचा गया है। यहाँ तक कि अफगानिस्तान के अंदर भी जो लोग मौजूद थे उनको भी निशाना बनाया गया है। जो पाकिस्तान के अंदर ही वाकया हुआ, इसमें सिक्योरिटी लैब्स था डेफिनेटली, बिल्कुल। तो कार्रवाई का इशारा उधर है, सिक्योरिटी लैब्स के जिम्मेदार जो अफराद हैं।
जी मैं ये समझता हूं कि जो अदालत का इशारा था ना इतना ज्यादा क्लियर नहीं था कि वो चाहते क्या है, अदालत क्या चाह रही है। क्योंकि जो लाहकीन है वो तो कह रहे हैं जी चीफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ, DISI के खिलाफ, कोर कमांडर के खिलाफ, सब के खिलाफ FIR हो जाए। तो मामला स्टेट कैसे तो नहीं चलते ना। देखिए चीफ आर्मी स्टाफ हो या कोई और आदमी हो, इसमें लैप्स का सबने इतराफ किया कि हमसे लैप्स हुआ है। इसमें किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हमसे गलती नहीं हुई है। कहीं ना कहीं लैप्स होता है तो ये वाकयात होते हैं। हाँ। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखिए कि बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जिनको रोका जा सकता है, रोके गए हैं बहुत सारे ऐसे वाकयात। तो अगर बैलेंस के लिहाज से देखें तो फिर आपको पता चलता है कि जो 11 कोर थी फॉर एग्जाम्पल जो डिप्लॉयड है वहां पे, जनरल नदाज कोर कमांडर थे, उसकी डिप्लॉयमेंट तो देखें उसको क्या हालत क्या थी उसकी। वो सारे वेस्टर्न बॉर्डर को भी डिफेंड कर रही थी, सारे इलाकों में उनकी फौज भी ऐसे मौजूद थी, उनकी रिसोर्सेज क्या थी। FC पूरी डिप्लॉयड थी, आप वो भी पूरी तरीके से कमिटेड थे सारे उसमें। इस सारे में ये वाकया हुआ, इसके बावजूद किसी ने इससे इनकार नहीं किया कि सिक्योरिटी लैब्स है। जनरल साहब एक और बड़ी अहम चीज सामने आई है, आपको पता है TTP से मुज़ाकरात की बात चल रही है और हुकूमत ने ये भी कहा कि हम मुतासरीन को भी एतमाद में लेंगे और मकामी लोग जो हैं उनको भी एतमाद में लेकर हम मुज़ाकरात की तरफ आगे बढ़ेंगे। अदालत के जो आज इन मुज़ाकरात को लेकर रिमार्क्स आए, जिस पर जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक आप TTP के साथ मुज़ाकरात करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने इन बच्चों को शहीद किया, क्या हम उनके साथ मुज़ाकरात करके शिकस्त की एक और दस्तावेज़ात पर दस्तखत तो नहीं करने जा रहे। तो एक हैरानगी का इजहार किया गया जिससे एक मैसेज मिला कि ये इदारा हमारा नहीं चाहता कि मुज़ाकरात होने चाहिए। देखिए एक तो ये इंप्रेशन है ना, दूसरा मेरा ख्याल है हुकूमत की तरफ से बयानात आए हैं ना मुख्तलिफ सिलसिले में, उन्होंने भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है इट्स जस्ट द बिगिनिंग। और बिगिनिंग में भी प्राइम मिनिस्टर ने जब ये पहली दफा ये नेशनल लेवल पे ब्रेक किया था किसी फॉरेन उसको इंटरव्यू देते हुए, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के साथ बातचीत हो रही है, हमारी सबके साथ बातचीत भी शायद उसका नहीं हो रही थी। तो ये इस किस्म के जो मामलात हैं इनकी हसासियत के पेश नजर मेरा नहीं ख्याल था कि हुकूमत को इतनी जल्दी बात करनी चाहिए। बहरहाल अब चूंकि ये कैटेगरी लेकिन जनरल साहब कुछ लोगों के साथ आप बातचीत कर लेंगे, कुछ लोग उसी धारे में शामिल रहेंगे, अपनी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करेंगे, जो रॉ की फंडिंग है, NDS की फंडिंग है। इस किस्म के जो मामलात होते हैं ना उसमें एक तो हसासियत है, सीक्रेसी रहनी चाहिए। नंबर 2 बात यह है कि आपने उन सब लोगों को एकदम तो आप अफगानिस्तान में बैठ निशाना बना नहीं सकते उनको। वो गैर मुल्क है, दूसरा मुल्क है, हम उसमें जाके कुछ कर नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर से दहशतगर्दी भी आपने रोकनी है जो हो रही है वारदातें। और तीसरा जो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज है जिसकी तरफ सबकी नजरें हैं कि क्या वो जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं जो सब चीजों के जिम्मेदार हैं उनको भी पाकिस्तान माफ कर देगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि इस किस्म की जो चलती है ना जो हिस्ट्री के मुताबिक वो आइसोलेट करते जाते हैं स्टेज बाय स्टेज, और हार्डकोर को एक टोटली आइसोलेट करने के बाद उनके साथ और तरीके से डील किया जाता है। तो अब भी मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है कि सबको माफी दे के हम उनको अपने गोद में बिठा लेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। ये कौम इसको कबूल करेगी नहीं, हुकूमत भी ये नहीं कर सकती, फौज खुद भी ये नहीं कर सकती है इसमें। तो ये सारा वो जो कादी साहब का जस्टिस साहब का जो बयान था वो तो बहरहाल अपनी जगह पर उसकी बड़ा एहतराम है, लेकिन हुकूमत इस वक्त इस पोजीशन में है कि उनको आइसोलेट करके जो हार्डकोर एलिमेंट्स हैं उनके साथ डील करना है हुकूमत ने। और ये जो बाकी जो फ्रिज एलिमेंट्स हैं जो जिनको सो कॉल्ड जो फुट सोल्जर्स हैं जो कहीं ना कहीं देखिए बलूचिस्तान में तो हम मुज़ाकरात लोगों से कर ही रहे हैं ना, लेकिन वहां भी हार्डकोर के साथ हार्डकोर को कोई साथ नहीं लेके आ रहा साथ भी, सिर्फ उन लोगों को जो किसी न किसी वजह से मजबूरन निकले हुए हैं उनको अलहदा करके एक तरफ करने के बाद दूसरे लोगों के साथ डील करना फिर और तरीके से होता है। इस किस्म के जो मामलात हैं उनमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत डिफरेंट टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज इन प्ले होती हैं। तो देखिए क्या होता है। मेरा नहीं ख्याल के हुकूमत जिस तरीके से इंप्रेशन ये दे जा रहा है कि हमने सरेंडर कर दिया है, पाकिस्तान इस वक्त सरेंडर क्यों करेगा? पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेंथ है पाकिस्तान इस वक्त, क्योंकि उनको मसला है पाकिस्तान आने का। पाकिस्तान तो उनको इतना ज्यादा, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि हम लोग इनकी कमर तोड़ चुके हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ जो ऑपरेशन हुए, रद्दुल फसाद हुआ, ज़रबे अज़्ब हुआ, जिनमें दहशतगर्दों को कैफिर किरदार तक पहुंचाया गया, उसके बाद भी इन लोगों से मुज़ाकरात करने का मतलब यही है कि दहशतगर्द अभी मौजूद हैं, इनके स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, इस बात के खदशात हैं कि कार्रवाइयाँ दोबारा हो सकती हैं। जी पाकिस्तान में देखिए जब आपने कहा कमर
तोड़ दी, तो मतलब ये था कि जो ऑर्गेनाइज एक्टिविटी जो 2012, 13, 14 में हमने देखी थी, उससे तो बहुत कम वाकयात, लेकिन वाकयात फिर भी हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब इनको भी आपने रोकना है, आप नुकसान नहीं करना चाहते, आप पाकिस्तान को पुरअमन मुल्क के तौर पर आगे लेके जाना चाहते हैं। तो अब उसके लिए हुकूमत अगर एक स्ट्रेटजी वजह करके काम कर रही है, तो कबल उस वक्त इसका अफशा जरूरी नहीं था। और फिर खास तौर पे जो आपकी पार्लियामेंट के जो है, पार्लियामेंट्री लीडरशिप है, उनको आप साथ में ला के चले, क्योंकि ये पूरी कौम की तरफ से फैसला होगा, ये किसी एक आदमी का या किसी एक इंस्टीट्यूशन का फैसला ये नहीं हो सकता ऐसे। तो बहुत जरूरी है इस चीज को कि आपने जब कमर तोड़ दी है, जो इनके स्लीपर सेल्स हैं उनको अलहदा, और जो हार्डकोर एलिमेंट्स को अलहदा, और इनके बीच में जो आके फंस के रह गए लोग उनको अलहदा करें, ताकि जिनके साथ जैसे डील करना है उनके साथ डील किया जा सके और कौमी उमंगों के मुताबिक किया जा सके। पाकिस्तान इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मजबूत पोजीशन में है, और इसीलिए वो लोग मजबूर होकर आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके लिए अफगानिस्तान में भी सरजमीन तंग हो जाएगी उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपका। शामी साहब, APS जिस दौर में हुआ, नून लीग की हुकूमत थी, जनरल राहील शरीफ साहब आर्मी चीफ थे, जनरल रिजवान अख्तर साहब उस वक्त DG ISI थे। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया इमरान खान साहब को और उनसे पूछा कि क्या कार्रवाई की जो रिपोर्ट आई, क्या सिर्फ इसी वजह से उन्हें तलब किया गया या उनसे पूछगछ की गई क्योंकि ये लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं? अब इस सवाल का जवाब तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया था और सुप्रीम कोर्ट से हम ये सवाल पूछ नहीं सकते, और जो कुछ हुआ वो आपके भी सामने है और हमारे भी सामने है। लेकिन इस सानहे पर तो कमीशन कायम किया था जस्टिस साकिब निसार ने, बिल्कुल, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी, और इसके जो मुजरिम थे उनको सजाएं भी मिल चुकी, बाज मारे जा चुके, बाज एग्जीक्यूट हो चुके। एक की अपील जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और जो कंपनसेशन है शहीदों को और जख्मियों के वरसा को वो भी दी जा चुकी। अगर आप तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमतों के जो पैकेज थे उनको मिला लें तो कोई 100 करोड़ से ज्यादा रकम बनती है। फिर कई खानदान जो ऐसे हैं जिनके अफराद उनको उम्रे के लिए भेजा गया, कुछ को DHA में प्लॉट भी दिए गए, तो सारी कंपनसेशन दी जा चुकी और पूरी तहकीक हो चुकी। और उस कमीशन ने ये बताया था कि देखिए आला सतह पर कोई भी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और फौजी हुकाम ने भी अपनी कार्रवाई करके जिम्मेदारों के खिलाफ महकमाना तौर पर यानी उनको बर्खास्त करने की जरूरत थी तो बर्खास्त किया, डिमोट करने की जरूरत थी तो डिमोट किया। तो अब तो आज हमें ऐसा मालूम हुआ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है या किसी को कुछ पता ही नहीं है। तो हमारा ये तो सारा आप देखें, दहशत गर्दी जो है वो एक यानी ऐसी बात नहीं है कि जैसे आम कोई कानून शिकनी होती है या आम कोई वारदात होती है। दहशतगर्दी तो बड़ी एक पेचीदा मामला है, और उससे निपटना जो है वो भी कोई आसान काम नहीं होता। और पाकिस्तानी लेकिन लवाहिकीन मुज़ाकरात के नाम पर ज्यादा एग्रेसिव हुए। जब पता चला कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, हुकूमत ने कहा उनको एतमाद में लेंगे, किसी को एतमाद में नहीं लिया गया, तो वो तो आज भी यही बात करते हैं कि हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, हम हमारे बच्चे वापस चाहिए। तो ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात करने पर इस हुकूमत पर तनकीद भी बहुत हो रही है। शामी साहब देखें, वो सिर्फ बच्चे ही तो शहीद नहीं हुए, 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, तो क्या मजीद 80,000 और शहीद होने चाहिए?
कोई सिलसिला रुकता भी तो है ना। अमेरिका जो है तालिबान के साथ लड़ाई करता रहा और बिलाखिर उसको मुज़ाकरात की मेज पे बैठना पड़ा। और हम भी आप देखें, हर जंग के बाद, 1965 की जंग के बाद, 1971 की जंग के बाद, फिर इंडिया के साथ बैठे मुज़ाकरात के लिए कि नहीं बैठे। तो ये तो एक, लेकिन आज आपने रिमार्क्स देखे सुप्रीम कोर्ट के जजेस साहिबान के, जिसमें ये कहा गया कि आप मुज़ाकरात करके क्या हार के डॉक्यूमेंट पे आप लोग साइन करना चाहते हैं? देखिए, जज हजरात जो हैं बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी इंसाफ फराहम करना है। हुकूमत के मामलात जो हैं वो तो उन्हीं लोगों को चलाने हैं जिनको लोगों ने मुंतखब करके भेजा है। तो रियासत को बड़े मसाइल देखने होते हैं, रास्ता भी निकालना होता है, पानी भी छिड़कना होता है, और बाज़ औक़ात मुफ़ाहमत भी करना पड़ती है। और जो लोग सरेंडर कर रहे हों, जो तौबा कर रहे हों, बाज़ औक़ात उनकी तौबा कबूल भी करनी पड़ती है। ये बड़ा एक पेचीदा अमल है। और दुनिया में आप देखिए कि दहशतगर्दी जो है उससे किस तरीके से निपटा जा रहा है। तो ये कोई एक ऐसा मामला नहीं है कि हम कहें कि हमने बस ये इस रास्ते पर चलना है और इधर उधर नहीं होना। और ये जो हमारे बच्चे हैं शहीद हुए, ये हम सब के बच्चे हैं। और जो 80,000 लोग शहीद हुए पाकिस्तानी, वो भी हम सब के भाई थे। शामी साहब, आप जानते हैं कि गिलानी साहब को अदालत की हुक्म अदूली पर बरतरफ किया गया, नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, अदालत के ज़रिए निकाला गया। क्या आज सुबह से जब से पता चला कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालत ने तलब किया इस मामले पर, तो बड़ी चहमगोइयाँ होने लगी कि कोई मुश्किल पेश आ सकती है, ये हुकूमत वक्त से पहले जा सकती है, टफ टाइम मिल सकता है, कार्रवाई हो सकती है। कुछ हालात लग रहे हैं आपको ऐसे शामी साहब? देखिए, अदालत के ज़रिए हुकूमत तब्दील नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म जो होता है वो करोड़ों लोग उसकी पुष्ट पे खड़े होते हैं और वो वोट लेकर आता है, एक स्ट्रगल करता है। तो वज़ीर आज़म जो है वो तो बुनियादी किरदार है रियासती अमूर को चलाने में, वो चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो उस तरह आप सिर्फ सुनी सुनाई पर तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। तो वज़ीर आज़म के खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं था और कोई बात ज़ेरे बहस नहीं थी। अदालत ने मुनासिब समझा तो उनको तलब कर लिया। तो मेरा ख्याल ये कोई वज़ीर आज़म को तलब करने से भी आमतौर पर गुरेज किया जाता है। और दुनिया भर की अदालतें जो हैं इसमें बड़ी एहतियात से काम लेती हैं और पाकिस्तानी अदालतें जो हैं वो भी एहतियात से काम लेती रही हैं और अब भी मेरा ख्याल ले रही होंगी। तो मेरा ख्याल किसी तलबी से ये समझना कि हुकूमत ख़त्म होने वाली है, ये कोई मुनासिब बात नहीं होगी। और वज़ीर आज़म क्योंकि मदीने की रियासत की बात करते रहते हैं, तो मदीने की रियासत में तो जो जज हजरात थे वो अमीरुल मोमिनीन को तलब कर लिया करते थे, इसलिए वज़ीर आज़म भी चले गए किसी हीलो हुज्जत के बगैर। शामी साहब, क्या ये मुनासिब ना होता कि जो मुज़ाकरात का मामला है पार्लियामान को ऑन बोर्ड लिया जाता, एतमाद में लिया जाता, ताकि प्राइम मिनिस्टर के पास ये जवाज़ होता कि अवामी राय है, पार्लियामेंट अवाम की मुंतखब करदा है, अवाम की राय है कि मुज़ाकरात की तरफ बढ़ा जाए। देखिए, वज़ीर आज़म जब इस वज़ीर आज़म है तो पार्लियामेंट की अक्सरियत की हमायत उनको हासिल है और जब वो इंतज़ामी तौर पर कोई इक़दाम करते हैं तो इसके वो मजाज हैं और जिस मरहले पर मुनासिब समझेंगे पार्लियामेंट को भी एतमाद में ले लेंगे। असूली तौर पर तो ये बात दुरुस्त है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि जब कोई बात किसी फैसला कुन मरहले पे पहुंचेगी तो इसका भी एहतमाम कर लिया जाएगा और पार्लियामेंट की जो जमातें हैं उनसे मुशावरत का अमल भी जारी रहना चाहिए। इस पर तो दो राय नहीं हो सकती। लेकिन अगर इंतजामी कोई इक़दाम होता है, हमारे दस्तूर के अंदर ये लिखा हुआ है ना कि इंतजामिया को, ये सदर मुमलकत को ये हक हासिल है तो किसी भी सजा को माफ कर सकते हैं, कोई भी मुकदमा ख़त्म कर सकते हैं। तो आपने देखा कि माजी में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो ये जो पेचीदा सूरत हाल है उससे आप डील करने के लिए बड़ी एहतियात के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ता है। उसमें जज्बाती अल्फाज से और जज्बाती रद्द अमल से काम नहीं चलता। ये कार हुकूमत और कार रियासत जो है
वो बड़ी नज़ाकत का काम है सही। और बड़ी एहतियात का तकाजा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामिल साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।